हेलो एंड नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं द हिंदू न्यूज एनालिसिस के बारे में। देखिए, ये एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा खास है और औरों से बहुत अलग है। ये खास इसलिए है क्योंकि हम इस एनालिसिस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो द हिंदू के हैं आज के, वही डिस्कस करने वाले हैं और सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। प्लस उस टॉपिक से अगर प्रीवियस ईयर में कोई भी क्वेश्चन यूपीएससी में आया है, उस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन यूपीएससी में आया है उसको हम क्वेश्चन भी देखेंगे और उसका सलूशन भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला न्यूज है, ये जो पहला न्यूज है उसमें लिखा है ईपीएफओ सेट्स टू मार्जिनली हाइक इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट्स टू 8.15%। इसका मतलब क्या हुआ? ईपीएफओ जो है वो अपने डिपॉजिट्स पे जो इंटरेस्ट बढ़ा के 8.15 कर दिया है। अब इसके पहले का जो इंटरेस्ट था वो 8.1 था और अब इसने 8.15 कर दिया है। देखिए, ये टॉपिक जो है ईपीएफओ वाला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ईपीएफओ का फुल फॉर्म अगर हम देखेंगे तो ये देखिए, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ईपीएफओ। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं प्रीवियस ईयर में, तो इस टॉपिक को आप इन डेप्थ पढ़ लेना। और अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ना है तो आप वो टॉपिक का नाम लिखें, उसके बाद सीधे लिख दें दृष्टि आईएएस, मतलब ईपीएफओ दृष्टि आईएएस, या फिर कोई भी टॉपिक अगर आपको पढ़ना है यूपीएससी के अकॉर्डिंग या फिर किसी के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, तो आप उस टॉपिक का नाम लिखें और सीधे लिख दें दृष्टि आईएएस, या फिर कोई भी वेबसाइट से आप पढ़ सकते हैं। वैसे मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा दृष्टि आईएएस, क्योंकि मैंने भी वहीं से पढ़ता हूँ और वो काफ़ी सही है। ठीक है, अब देखिए, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें ईपीएफओ की, तो सिंपल बात है कि ईपीएफओ एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म जो है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सिंपली क्या करता है, जैसे कि जो नौकरी कर रहे हैं लोग, उनका हर मंथ में कुछ फंड कटता है, हर मंथ के लास्ट में उनका कुछ फंड कटता है। और ये फंड जब वो 58 ईयर्स के हो जाते हैं या फिर 60 ईयर्स के हो जाते हैं, जब वो रिटायर होते हैं, तो उनको ये फंड मिलता है नौकरी के बाद में। और ईपीएफओ क्या करता है, वही सब रेगुलेट करता है। तो इसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए आप किसी भी वेबसाइट पे देख सकते हैं, दृष्टि आई सबसे अच्छा होगा। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है, उसको हम देखेंगे यूपीएससी में क्या आया है। देखिए, क्वेश्चन आया है, विथ रेफरेंस टू कैजुअल वर्कर एम्प्लॉयड इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है, ऑल कैजुअल वर्कर्स आर इंटाइटल्ड फॉर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कवरेज। क्या सभी कैजुअल वर्कर्स एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कवरेज के लिए एलिजिबल होते हैं? दूसरा ऑप्शन है, ऑल कैजुअल वर्कर्स आर इंटाइटल्ड फॉर रेगुलर वर्किंग आवर्स एंड ओवर टाइम पेमेंट। क्या सभी कैजुअल वर्कर्स जो होते हैं वो रेगुलर वर्किंग टाइम और ओवर टाइम पेमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं? और तीसरा ऑप्शन है, द गवर्नमेंट कैन बाई a notification specify that an establishment or industry shall pay wages only through its bank account। तो तीसरा ऑप्शन ये बोलता है कि क्या कोई गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन के जरिए ये बता सकती है या फिर इस्टेब्लिश कर सकती है कि इंडस्ट्री जो है वो जो मज़दूरों का वेजेस हैं वो केवल बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता है? तो इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, या तो वीडियो को पॉज करिए, मैं बता रहा हूँ इसका आंसर। 3, 2, 1। इसका जो राइट आंसर है वो डी है। इसमें तीनों ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आज के द हिंदू के दूसरे न्यूज़ पर कि आखिर दूसरा न्यूज़ है क्या। तो देखिए, ये दूसरा न्यूज़ बहुत खास नहीं है, सिंपल में है। यूपीआई पेमेंट्स ऑफ ओवर 2000 में अट्रैक्ट अप टू 1.1% फी। अब इसमें ये सिंपली बताया गया है कि जो यूपीआई पेमेंट है 2000 से ऊपर अगर आप करेंगे तो 1.1% का फ़ी लगने लगेगा। अब तक नहीं लगता था ऐसा कुछ भी। और तीसरी न्यूज़ की बात करते हैं। ये तीसरा न्यूज़ वीट, जो गेहूं का एक्सपोर्ट रुका था उस पर है। सॉरी,
10,727 tons of wheat procured, ban on export continues। ये जो 10,227 टन्स गेहूं जो है वो प्रोक्योर्ड कर लिया गया है और इस पे जो बैन लगा था एक्सपोर्ट पे अभी वो रहेगा, मतलब अभी बैन हटा नहीं है। ठीक है, ये टॉपिक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था पिछले वर्षों में यूपीएससी में। देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। तो उससे पहले हम कुछ फैक्ट जानते हैं ये वीट एक्सपोर्ट से। इंडिया इज़ द वर्ल्ड सेकंड वीट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। इंडिया जो है वो वर्ल्ड का, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है गेहूं का। चाइना पहला है और इंडिया दूसरा है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस इंडिया सेकंड नंबर पे प्रोडक्शन में, लेकिन केवल 1% ऑफ ग्लोबल वीट ट्रेड, मतलब केवल ये भारत जो है केवल 1% ही अपना वीट ट्रेड करता है। और जो ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा वीट जो ट्रेड करता है, एक्सपोर्ट करता है, उसमें सबसे ज़्यादा है बांग्लादेश का, फिर नेपाल का, फिर श्रीलंका का और उसके बाद यूएई का भी है। तो इंडिया सबसे ज़्यादा वीट प्रोड्यूस करता है लेकिन एक्सपोर्ट नहीं करता है। इसका मेन रीज़न ये भी है कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और पॉपुलेशन में ही ख़त्म हो जाता है और सरकार कुछ बचा के भी रखती है, इसलिए ऐसा एक्सपोर्ट हम लोग नहीं कर रहे हैं। और प्रोडक्शन भी काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहता है। प्रोडक्शन को अगर बढ़ाएंगे तो एक्सपोर्ट भी बढ़ सकता है। तो देखिए क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, क्वेश्चन आया था 2018 को क्वेश्चन है ये। विथ रेफरेंस टू द प्रोविजन मेड अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 था उस पर क्वेश्चन आया था और हमें ये 3 स्टेटमेंट को कंसिडर करने को कहा गया है। तो देखिए पहला क्या है, द फैमिलीज कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ बीपीएल ओनली आर एलिजिबल फॉर रिसीविंग सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि जो फैमिलीज बीपीएल में आती हैं यानी बिलो पॉवर्टी लाइन में आती हैं वही एलिजिबल हैं सब्सिडाइज फूड ग्रेन खरीदने के लिए, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है द एल्डेस्ट वीमेन in the household of age 18 years or above shall be head of household for the purpose of insurance of राशन कार्ड। इसमें ये कह रहा है कि जो महिला आपके घर में 18 ईयर्स और उसके एबव है और एल्डेस्ट है, एल्डेस्ट मतलब बड़ी है, सबसे बड़ी है, वो क्या होगी, हेड होगी हाउस होल्ड के राशन कार्ड की। जो आपका राशन कार्ड बनेगा उसका हेड होगी, उसकी हेड होगी। तीसरा ऑप्शन है प्रेग्नेंट वीमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स आर इंटाइटल्ड टू टेक होम राशन ऑफ 1600 कैलोरीज पर डे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड फॉर 6 मंथ देयर आफ्टर। तो जो प्रेग्नेंट वीमेन होती हैं और लैक्टिंग मदर्स होती हैं उनको होम राशन मिलेगा 1600 कैलोरीज का पर डे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड 6 मंथ्स आफ्टर देयर आफ्टर। तो इन तीनों में से बताइए कौन से ऑप्शन सही हैं। वीडियो को पॉज करिए और बताइए। 3, 2, 1। तो देखिए इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा। आप इसको फिर से मैच भी कर सकते हो गूगल से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया टू होस्ट मीटिंग ऑफ सिक्योरिटी एडवाइज़र फ्रॉम एससीओ कंट्रीज़। अभी इंडिया जो है वो एससीओ कंट्रीज़ का मीटिंग ऑर्गेनाइज करने जा रहा है और टॉपिक क्या है, सिक्योरिटी एडवाइज़र। सिक्योरिटी एडवाइज़र पर एससीओ कंट्रीज़ की मीटिंग इंडिया अटेंड करने जा रहा है। अब देखिए मेन यहाँ पे क्या है, एससीओ क्या होता है। एससीओ का फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें जो मेन कंट्रीज़ हैं वो इंडिया है, चाइना है, रशिया है और कुछ और कंट्रीज़ भी हैं, उसको हम लोग देखेंगे। ये देखें एससीओ इज़ अ परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल सॉरी
ये देखिए, एससीओ इज ए परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। एससीओ जो है वो परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये यूरेशियन, इट इज़ ए यूरेशिया पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन एमंग द एमिंग टू मेंटेन पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। ये जो है ये यूरेशियन का मतलब यूरोप प्लस एशिया, यूरोप प्लस एशिया, मतलब यूरोप और एशिया को मिलाकर जो बनता है उसे हम यूरेशियन कहते हैं। तो ये जो है यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड मिलिट्रिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि पीस यानी शांति को, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को बरकरार रखता है। ये एससीओ जो है वो 2001 में बनाया गया था, और एससीओ का जो चार्टर है वो 2002 में साइन किया गया था, लेकिन ये जो चार्टर था वो फोर्स में कब आया? 2003 में, मतलब कब से फॉलो होने का? 2003 से। तो ये दोनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साइन 2002 में हुआ, लेकिन जो केम इनटू फोर्स इन 2003। अब देखिए, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी 2022, पिछले ईयर ही आ चुका है। क्वेश्चन ये था कि इंडिया इनमें से किन ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट है? इंडिया जो है वो इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है? पहला ऑर्गेनाइजेशन एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया इज ए मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? इसका आंसर आप लोग खुद से सर्च करिए, और इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में बताइए, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। और नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? ये गवर्नमेंट सर्कमस्पेक्ट ओवर प्लान टू इंट्रोड्यूस गिर लाइन इन कूनो। ये जो है कूनो नेशनल पार्क में गवर्नमेंट सोच रही थी कि हम गिर लाइन लाएंगे, यानी जो गिर नेशनल रिजर्व है वहाँ से हम शेर को लाएंगे, लेकिन इस पे गवर्नमेंट जो है सोच रही है, मतलब अब मौके पे ये नहीं होने वाला है। क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने सुना ही होगा कि कूनो ये मध्य प्रदेश में है, और यही वो नेशनल पार्क है। कूनो वही जगह है जहाँ पे कि जो नामीबिया से चीता आए थे वो यहीं पे आए थे, कूनो में। अब अगर वहाँ पे चीता है और अगर हम वहाँ पे शेर को ले जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, और ऐसा भी हो सकता है कि वो चीता को मार डाले या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो इसलिए कुछ प्रॉब्लम आ रही है, और गवर्नमेंट ऐसा अब नहीं करने वाली है। देखते हैं आगे क्या हुआ। आप लोग जो है कूनो पर, ये कूनो जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कूनो में जो गमीबिया से आए थे चीता, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसके नोट्स आप लोग बना लीजिएगा, और नोट्स ना मिले तो मैंने बताया कि ना कि वो टॉपिक का नाम डालिए और आगे दृष्टि आईएएस या फिर विजन आईएएस कुछ भी डाल दीजिए आप, तो आपको बहुत अच्छे नोट्स मिल जाएंगे। आप वहाँ से बिल्कुल अच्छे नोट्स बना सकते हैं। और बात करें हम अगले न्यूज़ की, तो अगला न्यूज़ है म्यांमार डिसॉल्व सू की एनएलडी पार्टी। अब देखिए, ये सू की कौन है? इनका पूरा नाम आंग सांग शूकी है। आंग सांग शूकी, ऐसे मतलब काफ़ी वियर्ड नाम है। तो ये क्या थी? ये पॉलिटिकल पार्टी की एक हेड थी। इनको मिलिट्री ने निकाल कर जेल में डाल दिया, और अब इनकी जो पार्टी है एनएलडी पार्टी, एनएलडी पार्टी को अब ये लोग भंग करने वाले, डिसॉल्व करने वाले हैं। एनएलडी का फुल फॉर्म होता है, ये रहा एनएलडी का फुल फॉर्म, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेटिक, नेशनल लीग फॉर, ये रहा नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी। अब इसको भी ये लोग डिसमिस करने वाले हैं, एनएलडी पार्टी को भी। तो होप आपने म्यांमार क्राइसिस के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से नोट्स बनाए होंगे, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस ईयर का। और बात करते हैं अगर और न्यूज़ हो तो एक न्यूज़ और काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है।
China is ramping up bailout package to Pak, श्रीलंका एंड अदर BRI कंट्री। अभी BRI कंट्री क्या है? BRI मतलब होता है बॉर्डर रोड एंड बेल्ट रोड एंड इनिशिएटिव। 1 मिनट। BRI कंट्री का फुल फॉर्म जो होता है वो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये मतलब एक इनिशिएटिव है चाइना ने BRI कंट्रीज़ का एक ग्रुप बनाया है और चाइना जो है इन कंट्रीज़ को लोन देता है। मतलब सिंपल है, BRI कंट्रीज़ जो होती हैं वो चाइना का एक मास्टर प्लान है। चाइना का एक मास्टर प्लान है BRI का फुल फॉर्म है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अभी इसमें करता क्या है कि BRI के थ्रू काफ़ी कंट्रीज़ का ये इसने ग्रुप बनाया है चाइना ने, और फिर चाइना इन गरीब देशों को पैसा देता है और इतना पैसा देता है कि वो लोग इसको फिर से भर नहीं पाते हैं। और फिर चाइना क्या करता है कि जब वो पैसा लौटा नहीं पाते देश, जैसे श्रीलंका हो गया या फिर ऐसे सब देश हो गए, जब ये लोग पैसा लौटा नहीं पाते तो उनसे उनकी ज़मीन मांग लेता है, उनसे उनके कोई टेरिटरी मांग लेता है। आप कमेंट करके बताइए कि रिसेंटली 2-3 महीने पहले चाइना ने श्रीलंका से कौन सा पोर्ट मांगा है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, मतलब पूरे चांसेस हैं। और BRI कंट्रीज़ क्या होती हैं, इसके कितने ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस क्या, BRI कंट्रीज़ में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट नहीं है। BRI कंट्रीज़ में कितनी कंट्रीज़ हैं, और BRI कंट्रीज़ के बारे में बता दूं कि इसमें सबसे मेन जो है ये चाइना है, और सारी बाकी छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं उनका कोई मतलब रहता नहीं है। भले ही वो होस्ट करें BRI को, लेकिन कोई मतलब नहीं था, चाइना का ही पूरा दबदबा रहता है। अब हम कुछ बात करते हैं BRI कंट्रीज़ के बारे में कि BRI कंट्रीज़ क्या होती हैं। देखिए, more than 100 countries signed agreement with China to cooperate in BRI project like railways, port, highways and other infrastructures। तो 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ ने साइन किया हुआ है BRI विथ चाइना के साथ BRI प्रोजेक्ट साइन किया हुआ है। और प्रोजेक्ट में जैसे रेलवेज पर फोकस करेंगे, पोर्ट्स पर फोकस करेंगे, हाईवे पर फोकस करेंगे और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करेंगे BRI के थ्रू। ये जो BRI है वो चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के द्वारा 2013 में स्टार्ट किया गया था और इसमें 5 टाइप की एक्टिविटीज़ पॉसिबल है। मतलब इसमें 5 टाइप की चीज़ें होती हैं। पहला होता है पॉलिसी कोऑर्डिनेशन, ट्रेड प्रमोशन, तीसरा फिजिकल कनेक्टिविटी, रेमेम्बी इंटरनेशनल्स, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। इसमें ये 5 चीज़ें मेनली होती हैं और ये सीधा मतलब चाइना का एक षड्यंत्र है और कुछ नहीं है BRI। इसको काउंटर करने के लिए US और इंडिया और पूरी दुनिया काफ़ी कदम उठा रही है और होप ये जल्दी ही बंद हो जाएगा। और ये जो चाइना ये जो डेब्ट ट्रैप में सबको फंसाता है वो जल्दी ही बंद होगा। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। कोई कमी रह गई तो धीरे धीरे सुधार होती रहेगी। आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।